बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आयशा उस्मान अपना कैमरा बंद करें बेटा। अच्छा जी, कल कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने, ज़रा जल्दी से। पेज नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ लिया था। अच्छा जी बेटा, नोट्स निकाल लें और नोट्स का पेज नंबर 106 पे आ जाए। नोट्स के पेज नंबर 106 पे आ जाए। बेटा नोट्स के पेज नंबर 106 पे आ जाए। इस पे हमारे पास टॉपिक है प्रोपगेशन साउंड वेव्स। प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि आगे की तरफ बढ़ना, प्रोपगेट होना। सही है जी। कह रहे शो बाय एक्सपेरिमेंट अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर साउंड वेव्स। कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से शो करें कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर है। अच्छा जी, कह रहे हैं साउंड वेव्स प्रोपगेट थ्रू अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। When a body vibrates in air, it produces longitudinal traveling waves by compression and, तो ये यहाँ पे रेयर फ्लेक्शन लिखा है, रेयर फ्लेक्शन नहीं है, रेयर फैक्शन है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि साउंड वेव जो है वो प्रोपगेट होती हैं किसी मटेरियल मीडियम के ज़रिए से, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ हो। और कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब बॉडी वाइब्रेट होती है इन एयर, इट प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो किसी मीडियम के तहत वो क्या हो जाती हैं, प्रोपगेट हो जाती हैं। अच्छा जी, इसका एक नीचे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है। कह रहे हैं सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन अ जार बाय इट्स वायर थ्रू अ कॉर्क फिक्स इन इट्स माउथ एज शोन इन फिगर। ऑन द बेल वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल न्यू नाउ। यहाँ पे न्यू लिखा है, न्यू नहीं आएगा, नाउ आएगा। नाउ स्टार्ट रिमूविंग एयर फ्रॉम द जार विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट पम्प। The loudness of the sound of the bell start decreasing. Ultimately, although the hammer is still seen striking the bell. This experiment shows that air is necessary for the propagation of sound impact of materials such as air, water, metal, etc. अच्छा जी, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया गया, देखिए एक जो है वो जार लिया गया और उसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रिक बेल को इंसर्ट कर दिया। सही है। उसके बाद उस इलेक्ट्रिक बेल को जो है वो बजाना शुरू किया, उसको जो है करंट दिया, वो रिंग होना शुरू हो गई। अच्छा, फिर इन्होंने एक काम ये किया, अभी जार के अंदर जो है वो एयर मौजूद है, फिर इन्होंने पंप के ज़रिए से उसके अंदर जो एयर मौजूद थी उसको क्या कर दिया, रिमूव कर लिया। जब एयर को रिमूव कर दिया तो ये बात देखने में आई कि अब बेल की आवाज़ जो बाहर आ रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। एयर को रिमूव करने से बेल की आवाज़ जो है वो क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। जिससे ये बात पता चली कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर है। सही है। जब तक जार के अंदर हवा मौजूद थी, आवाज़ अच्छी, आवाज़ बाहर आ रही थी। और जैसे ही जार में से जो है वो हवा को रिमूव कर लिया गया, तो अब कोई भी मटेरियल मीडियम उसके दरमियान में नहीं रहा। सही है। तो जब मटेरियल मीडियम ख़त्म हो गया, लिहाजा वो जो साउंड है उसने ट्रैवल करना बंद कर दिया और आवाज़ बाहर आना क्या हो गई, कम हो गई। सही है बेटा। तो ये जो है वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे ये बहुत लंबी वर्डिंग्स के अंदर लिखा हुआ है, आप लोग उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से लिख लेंगे, कोई इसमें जो है वो बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ साउंड।
पेज नंबर 107 पे आ जाए। पेज नंबर 107 आपकी बुक का है। इसमें एक टॉपिक नीचे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड की मैं सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए, आप लोगों को एक बात मालूम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। सही है, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। अच्छा जी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड असल में क्या चीज़ है? यही चीज़ है। ये एस का मतलब है डिस्टेंस और टी का मतलब है टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का मतलब ये है कि साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जांपल एक जगह ए है और एक बी, यहाँ से साउंड को जो है वो प्रोड्यूस किया गया। सही है, और साउंड ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल ये फासला आपका था 10 किलोमीटर्स फॉर एग्जांपल, और इसने टाइम जो लगाया वो हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड। चलो, तो जब इसके डिस्टेंस को इसकी टाइम से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा। सही है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोग एक काम करें, जल्दी से जो है वो बुक्स ले आएँ। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। जल्दी से आप लोग जो है वो बुक्स लेकर आ जाएं, जब तक जो है मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ। अच्छा जी, इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसमें पहला फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 1/f। T इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो जी मोहम्मद हाजी साहब पूछ रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहे हैं और नोट्स में से पढ़ा रहे हैं, और अब मैंने जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा दिए। आप लोग बुक्स ले आएँ जल्दी से, चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स निकाल लें, और जो है मैं आप लोगों को जो है फॉर्मूले यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद हम्माद साहब कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है सर, आवाज़ नहीं आ रही है, क्या ऐसा है? भाई बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर किसी को भी नहीं आ रही? अच्छा जी, हमना नासिर कह रही है नहीं हल्की है। अच्छा जी, चले मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोलता हूँ। अच्छा जी, तो पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा T इज इक्वल टू 1/f। T का मतलब है टाइम पीरियड और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें V का मतलब है वेलोसिटी और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। अच्छा जी, तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का स्प्रिंग बैलेंस के लिए, या इसके आगे लिख लीजिएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस के जो है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। अच्छा, एक फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/g।
और ये फॉर्मूला है पेंडुलम का। अच्छा बेटा, पेज नंबर जो है वो तो मेरे पास बुक नहीं है। आप लोग एक काम करें, चैप्टर नंबर 12 जहाँ ख़त्म हो रहा है उस चैप्टर नंबर 12 के लास्ट पेज पे जो है वो न्यूमेरिकल्स मौजूद है। 2 के बाद क्या बनाया है बेटा? ये पाए है, पाए। ये पाए आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, ये ऐसा होता है। पाई की वैल्यू होती है 3.142। ये कांस्टेंट है। बेटा फॉर्मूला पहले आप लोग लिख लें, फिर मैं इस्तेमाल करवाता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये फॉर्मूले पहले अपने पास नोट डाउन कर लें। एक फॉर्मूला और है फ्रीक्वेंसी का, F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये टोटल मैंने आप लोगों को 5 फॉर्मूले लिखवाए। पहला फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 1/F। T का मतलब है टाइम पीरियड और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू F लैम्डा। V का मतलब है वेलोसिटी, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस का अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। 2 का मतलब, टी का मतलब टाइम पीरियड, 2 का मतलब तो 2 है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.142। अच्छा, एम का मतलब है मास और के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसी तरीके से पेंडुलम का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू, ये भी पेंडुलम के टाइम पीरियड का है, 2 पाई। 2 का मतलब 2 है, पाई का मतलब 3.142 और अंडर रूट, एल का मतलब है लेंथ और जी का मतलब है ग्रेविटी। पांचवा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। सही है जी। पहले सवाल की तरफ आते हैं। अब आप लोग ज़रा बुक्स निकाल लें। पहला सवाल मैं यहाँ से पढ़ के आप लोगों को जो है वो डाटा बनवा रहा हूँ, फिर उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, देखिए मैं पहले सवाल का डाटा बनवा रहा हूँ आप लोगों को। पहला सवाल हमारे पास है, कह रहे हैं द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 न्यूटन मीटर नैनोमीटर। वेव लेंथ आपको दी हुई है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं डाटा बना रहा हूँ। वेव लेंथ को डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। ये आपको गिवन है कितनी? 0.1 नैनोमीटर। अच्छा जी, उसके बाद कहाँ पर आ गए? कह रहे हैं इट्स स्पीड। स्पीड का मतलब है वेलोसिटी। तो v आपको गिवन है कितना? 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सही है जी। सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि ये जो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है न्यूटन मीटर में दी हुई है, ये हम्माद साहब पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। लैम्डा, बेटा इसको पढ़ते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ।
लगता है कल गायब थे आप, कल मैंने पढ़ाया है ये। लैम्डा जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? वेव लेंथ के लिए। सही है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ये लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास न्यूटन नैनोमीटर में दी हुई है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर में। अच्छा, ये आप लोगों को जो है वो चैप्टर नंबर 2 में कन्वर्जन मैंने कराई थी, वहाँ पे बताया था कि जब भी आपको नैनोमीटर से मीटर में आना हो तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले लैम्डा की जो वैल्यू उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ये कन्वर्ट हो गया किस में? मीटर में। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो क्या कह रहे हैं? फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग? सेकेंड फॉर्मूला जो लिखवाया है, वी वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अच्छा, वेलोसिटी गिवन है 3 एक्सपोनेंशियल 8, एफ की वैल्यू मालूम करनी है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ अच्छा, अब देखें ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इजिकल्स टू के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू एफ। अच्छा जी, 3 × 10⁻18, शारिक साहब ने आंसर बताया, सही है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद देखें ये 3 और 0.1 को आप लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब 3 और 0.1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अच्छा जी, तो ये मैं कहाँ लिखूँ? ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा। तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब 3 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखें ऊपर 8 पहले से है और नीचे से -9, ऊपर आके क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17। सही है। और अगर बुक वाला आंसर आप लोग लिखना चाहते हैं तो बुक वाले आंसर को लिखने के लिए आप क्या करें? पॉइंट को जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यहाँ लगा दें 3 के बाद। पॉइंट को अगर 3 के बाद लगा दें 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज, एच जेड, कैपिटल एच के साथ जेड, हर्ट्ज। 30 एक्सपोनेंशियल 17 भी छोड़ सकते हैं, और थ्री 3 एक्सपोनेंशियल 18 भी कर सकते हैं आंसर। सही है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
हाँ बेटा, वो 30 एक्सपोनेंशियल 17 है ना, और अगर आप उसको 3.0 पॉइंट को जो है वो उसकी एक्चुअल प्लेस पे ले आए 3 के बाद, तो 10 की पावर 18 हो जाएगी। अगर आप 17 लिखेंगे तो वो लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17, और अगर 3.0 लिखेंगे तो फिर 10 की पावर 18 आ जाएगी। हाँ बेटा, बोलूँगा तो आवाज़ आएगी ना। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, कह रहे हैं अ टर्निंग फोक वाइब्रेट्स 256 टाइम ईच सेकंड। एक टर्निंग फोक है, सही है, जो कि वाइब्रेट हो रहा है कितनी दफ़ा? 256 टाइम ईच सेकंड। एक सेकंड में जो है वो 256 टाइम जो है वो क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। तो असल में ये क्या चीज़ है? ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। सही है बेटा। तो डाटा बना रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है कितनी? 256। अच्छा जी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? 256 टाइम ईच सेकेंड एंड प्रोड्यूस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। और उसकी जो वेव है यानी वेवलेंथ है, उसकी यूनिट की उसकी वैल्यू क्या बता रहे हैं? 1.3 मीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको मालूम करना है, टी की वैल्यू मालूम करनी है, और द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी आप लोगों को मालूम करनी है। अच्छा जी, मोहम्मद हमाद साहब कह रहे हैं कि सर कैसे पता चला कि फ्रीक्वेंसी है? बेटा ये आप लोग याद रखें कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ईच सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कल मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ईच सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखें यही कहा जा रहा है, कह रहे हैं टर्निंग फोक वाइब्रेट्स 256 टाइम ईच सेकंड। 256 टाइम जो है वो हर सेकंड में वो क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। लिहाजा ये इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें दो चीज़ें हम लोगों को मालूम करनी है। पहली चीज़ मालूम करनी है टाइम पीरियड, और दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है क्या? वेलोसिटी। अब देखें, टाइम पीरियड का आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिखा है, टी इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें। 1/f की वैल्यू कितनी है? 256 है। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 256 से, तो जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ मैं।
ये आंसर आ जाएगा 0.0039 सेकेंड्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर आप इसको जो है वो एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.9 एक्सपोनेंशियल -3 सेकेंड्स। ये आंसर दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। सही है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या मालूम करनी है? वेलोसिटी। v का फॉर्मूला क्या होता है? एफ लैम्डा। अच्छा जी, तो v इज इक्वल्स टू एफ की जगह क्या आ जाएगा? 256, और लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या वैल्यू गिवन है? 1.3। अच्छा, 256 को जब 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 332। v इज इक्वल्स टू 332.8, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, मोहम्मद हादी साहब को आज बहुत मसले मसाइल हैं। सवाल देखें बेटा, दोबारा समझा देता हूँ। सवाल में कह रहे हैं अ टर्निंग फोर्क वाइब्रेट्स 256 टाइम ईच सेकंड। एक सेकंड में 256 टाइम जो है वो क्या हुआ? वाइब्रेट हुआ। तो ये चीज़ उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब वेव 1.3 मीटर लॉन्ग, और जो वेव उसमें से प्रोड्यूस हुई उसकी लेंथ कितनी थी? 1.3 मीटर थी। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कैपिटल टी। बेटा टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। सही है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, और वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। अब देखें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 1/f। तो इसमें f की जगह 256 रखा, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3 तो 1 को जब 256 से डिवाइड किया तो 0.0039 सेकेंड आ गया, जिसको 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। इसके बाद जो है वेलोसिटी फाइंड की। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ की जगह क्या लिखा? 256, और लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई थी? 1.3। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 332.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है वो, ये शारिक साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग सवाल करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, छोड़ दें, वो टॉपिक जो है वो इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम क्वेश्चन नंबर 4 टाइम पीरियड मालूम करने को कहा जा रहा है। सही है। आगे कह रहे हैं हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 144 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, तो ये जो है वो हमें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर्स में। तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 1.44 मीटर्स। सही है जी। अच्छा, अब सिंपल पेंडुलम का हमें क्या करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया। वैल्यूज़ के अंदर रिप्लेस करते हैं। देखें, टी की जगह टी आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ गया। पाई की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई 3.142 होती है। अच्छा जी, उसके बाद एल की वैल्यू क्या है, 1.44, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8। अच्छा, सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको रूट को सॉल्व कर लें। 1.44 को जब 9.8 से डिवाइड करेंगे और उसका रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 को ऐसे लिख दिया। और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 1.44 को 9.8 से डिवाइड किया, और जो आंसर आया उसका जब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.3833। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.3833, तो आंसर आ जाएगा 2.40 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया किसका, सिंपल पेंडुलम का। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले मास गिवन है स्मॉल m 0.3 kg is attached to a horizontal spring if the value of the spring constant is 5। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो डिनोट करते हैं के से करते हैं, और ये है कितना, 5 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड, इसका भी टाइम पीरियड मालूम करना है। अच्छा जी, इफ़ इट इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, यहाँ पे सवाल में कहा गया था क्या, स्प्रिंग। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपसे जो है वो सवाल में स्प्रिंग का आ जाए तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और जब जो है वो आप लोगों को पेंडुलम का आ जाए तो आपने पेंडुलम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तो स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब देखें, वैल्यू रिप्लेस करते हैं।
तो t इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या दी हुई है 0.3 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें 0.3 को 5 से डिवाइड करें और उसका रूट ले लें। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.2449। ये रूट लेने के बाद आएगा। 0.3 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1.53 सेकेंड्स। तो ये टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड किया किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो बेटा ये 5 सवाल हम लोगों ने किए। अगर इनमें से किसी सवाल में कोई मसला है या कोई सवाल आप दोबारा देखना चाहते हैं कैसे हुआ था, वेलोसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन बता देते हैं। आपके आंसर में 1 नंबर कम आता है बेटा, वो राउंड ऑफ करके लिखा होता है बुक में, हम बगैर राउंड ऑफ के लिख देते हैं, बस उसमें यही फ़र्क है और कुछ भी नहीं। सही है, तो आप लोग राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो वही बुक वाला आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन सुन ले, मैं बता देता हूँ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the sound in unit time is called velocity of sound. The distance traveled by the sound in unit time is called velocity of sound. सही है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए बेटा। शारिक साहब कह रहे हैं बस नहीं बेटा, अभी बहुत टाइम है, इसको ख़त्म करते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा लेंदी है। चलें, न्यूमेरिकल्स फिर हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। थोड़ी नोट्स में से एक आध चीज़ मैं आप लोगों को और समझा दूँ ज़रा। ये आप लोग आ जाएं, ज़रा नोट्स निकालें और नोट्स के पेज नंबर 107 पे आ जाए। नोट्स के पेज नंबर
नोट्स के पेज नंबर 107 पे आ जाएं। एक आध चीज़ इसमें समझा देता हूँ और फिर हम लोग जो है वो बाकी के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल कर लेंगे। सही है जी। देखिए नोट्स के पेज नंबर 107 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से एक जो है वो रीज़न पेपर में आता है। रीज़न इस तरीके का होता है कि पूछते हैं कि वाई डू वी हेयर द साउंड आफ्टर सीइंग द फ्लैशिंग ऑफ लाइट। क्या मतलब, कह रहे हैं कि जब भी ये बिजली कड़कती है तो इसकी रोशनी पहले नज़र आती है और उसकी आवाज़ जो है वो क्या होती है, बाद में आती है। तो इसकी क्या वजह है? तो बेटा इसकी वजह ये है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लाइट जो है वो हम तक पहले पहुंच जाती है और साउंड की स्पीड जो है वो क्या है, लाइट के मुकाबले में कम है, लिहाजा वो जो है वो क्या होती है, देर से पहुंचती है। तो इसीलिए जो है जब भी ये लाइटिंग होती है, बिजली चमकती है, या फिर जो फायर क्रैकर्स होते हैं, ये जो क्रैकर्स ऊपर जाके जो ये जो जो पटाखे जो होते हैं जो ऊपर जाके जो है वो फटते हैं, तो इसमें भी जो है वो अमूमन जो है वो होता क्या है कि इसकी रोशनी पहले नज़र आती है और आवाज़ जो है वो क्या होती है, बाद में आती है। तो ये पेपर में कभी कभार जो है वो रीज़न आ जाता है। तो उस रीज़न में सिंपल सी बात आप लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, देयर फोर वी सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हेयर द साउंड। सही है बेटा, तो ये इसका रीज़न आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा पेज नंबर 107 पे एक टॉपिक और है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे तीन साउंड के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला है ऑडिबल साउंड वेव्स है, दूसरा क्या है इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हैं, और तीसरी क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं। अच्छा ये होते क्या हैं, देखिए साउंड वेव्स डिपेंड करती हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसी जैसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वैसी जो है वो क्या होती है, साउंड वेव होती है। अच्छा, जो ऑडिबल साउंड होती है जो हम लोग सुन सकते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक जो है वो इंसान क्या कर सकता है, सुन सकता है। सही है, अपनी स्क्रीन पे देखें आप लोग, 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक जो है अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो वो जो है वो इंसान जो है वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो भी वो सुन नहीं सकता, और इससे कम होगी तब भी सुनी नहीं जा सकती। सही है, तो 20 हर्ट्ज से, अब देखिए मैं ऑडिबल साउंड वेव की डेफिनेशन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, पेज नंबर 107 पे कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड बिकॉज दे कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन एयर। सही है, तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 से 20,000 के दरमियान होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है इंफ्रासोनिक साउंड वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव बिलो 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती हैं, इंफ्रासोनिक कहलाती हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड वेव जो है ये इंसान सुन नहीं सकता। सही है, इसमें जो है वो अमूमन जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की जो साउंड होती है जो हमें सुनाई नहीं देती, सही है, वो जो है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं, कम होती हैं। इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो भी हमारा एयर जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लिहाजा वो आवाज़ भी जो है वो हम लोग सुन नहीं सकते। सही है जी, तो ये जो है मैंने आप लोगों को जो है वो साउंड वेव्स के बारे में कुछ पढ़ाया। सही है बेटा, बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम लोग जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। कोई मसला है तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर क्लास ऑफ करते हैं। चलें जी, क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।